हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 8 के हिस्ट्री से। पाठ 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू बाहरी लोगों को बोला जाता था कि गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थीं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं था। जनजाति समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय को झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। पड़ती कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक प्रकार का पेड़ है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के इस्तेमाल किया जाता है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इस तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल किया करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी कर लेते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क पर निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेती मजदूर थे। जब वह उत्पाद कम पड़ जाते थे तो वो आदिवासियों को
मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चल जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां चराते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्यक्रम में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोग काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे में से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल तक मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थीं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पे चले जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल होता था। औरतें सागों, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूष में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियों में भी पूष के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। बेवड़ एक ऐसा शब्द है जो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर अधिकार भी उनको मिलता जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था, कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले
रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, आइए देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गईं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों की एक समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छोटी छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ियां पैदा होती थीं। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक और समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने, लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे जंगलों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिया। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते थे जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थीं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इस तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और निवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा।
यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे दे देते थे और उनमें उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समूह के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोगों ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकुओं का चर्चा यहाँ पर फिर हुआ है और आपको हम बता दें कि दीकू बाहरी लोगों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द था, जो प्रायः आदिवासियों के द्वारा लाया जाता था। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा का जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा कर रहे थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीनों पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी।
यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालना, बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्थाओं को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामियों और महाजन उनकी ज़मीनें छीनते जा रहे थे। मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाइयाँ करने का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जे न ले सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बराबर बनाते रहें। यहाँ पर कुछ पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें आप करने का प्रयास करें। धन्यवाद।